नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन दर्शकों, आज स्वागत, औपचारिकता और विषय बताने से ठीक पहले और सबसे शुरुआत में मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम भारतीयों को भूलने की बड़ी अच्छी आदत है। हालांकि कई बार भूल जाने की आदतें बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन हमेशा अच्छी नहीं होती। एक तस्वीर जरा देखिए, और मुझे लगता है कि ये तस्वीर देखते देखते आपको कुछ कुछ याद आना शुरू होगा। ये तस्वीर, जहां आपको कुछ एसपीजी के लोग दिख रहे हैं, बीच में एक काली गाड़ी दिख रही है, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, ये प्रधानमंत्री का काफिला है। ये बात है जब पंजाब के विधानसभा चुनाव, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार आई है। कांग्रेस की सरकार थी, चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे और पंजाब में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा फिरोजपुर में लगी हुई थी। उसी को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री वहां जा रहे थे। प्रधानमंत्री जब इस फ्लाईओवर पर थे, इसी फ्लाईओवर पर खालिस्तानी माइंडसेट के वो लोग जो खुद को किसान कहते हैं, किसान नेता कहते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस काफिले को रोक लिया। राज्य सरकार की पूरी सुरक्षा के बावजूद भी रास्ता खाली नहीं हो सका और प्रधानमंत्री लगभग 20 से कुछ ज्यादा मिनटों तक इसी तरह अपनी गाड़ी में बंद, एसपीजी से घिरे हुए उस फ्लाईओवर पर खड़े रहे। बताने वालों ने यह समाचार भी आपको बताया होगा, शायद आपको याद आ रहा होगा कि पाकिस्तान की सीमा वहां से कितनी नजदीक थी। कुल मिला के ये गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री, जो करोड़ों हम भारतीयों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जान को खतरा भी बताया गया। हालांकि कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इस सारी चीजों का मजाक भी उड़ाया। लेकिन आज हम ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहे हैं और बाबा रामदास जी के साथ इस पर बात क्यों कर रहे हैं, उसकी भी एक अपनी वजह है। सालों बाद, ये घटना बीत जाने के सालों बाद, फिरोजपुर की जिला अदालत सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट ने 25 ऐसे सो कॉल्ड किसान नेता, जिनको मैं किसान नेता बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे में डालने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ एक आदेश पारित किया है और नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं और मान सरकार से यह अपेक्षा की है कि पंजाब पुलिस इनको गिरफ्तार करे। अतिशीघ्र डेडलाइन भी दी है। क्या है इसके मायने? इस देश में एक प्रधानमंत्री के जीवन को इस तरह से खतरे में डाला जाता है, ये क्या इंटेलिजेंस की फेलियरनेस है? और अब इतने वक्त बीत जाने के बाद अब एक नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, गिरफ्तारी कब होगी, उसके खिलाफ भी अदालती रास्ते खुले हुए हैं। राजनीति भी इसमें सीन में आएगी, हर तरह की राजनीति होगी। इसी पर बातचीत करेंगे बाबा जी से। बाबा जी, सब कुछ आपके सामने कह दिया। इस देश के करोड़ों मतदाताओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के जीवन को इस तरह से खतरे में डाल दिया जाता है और सालों बाद एक नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है 25 लोगों पर। राजनीति भी अब इस पर शुरू हो जाएगी। क्या है ये? क्या कहेंगे आप? मेरी इस पर पहली प्रतिक्रिया यही है, टू लिटिल टू लेट। ये रूटीन प्रतिक्रिया है, रूटीन। मुझे लगता है कि मुझे पक्का ये विश्वास है कि देश का गृह मंत्रालय भी, पीएमओ भी इस घटना को भुला के बैठ चुके हैं। ये तो रूटीन में जो कार्रवाई चल रही है चलती रहेगी और ऐसे ही चलेगी। केंद्र सरकार का न तब कोई इरादा था न अब कोई इरादा है। इस अत्यधिक गंभीर घटना पे न इन्होंने तब कोई कार्यवाही की, निर्णय लिया, न ये आज लेने के मूड में है। ये सब रूटीन चल रहा है। और सुनिए, मैं पहले दिन से, डे 1 से ये कहता आया हूं कि मुट्ठी भर लोगों को देश में अराजकता फैलाने की और देश को बंधक बना लेने की, पूरे देश को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर ये जो अराजकता का नंगा नाच पंजाब में हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं,
और इन्होंने एक पूरा हरियाणा प्रदेश की पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी अपने पहले आंदोलन में, और अब पंजाब की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं अपने इस दूसरे आंदोलन में। और ये जो घटना हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री का काफिला इस तरीके से एक्सपोज हुआ था, वो भी एक बॉर्डर एरिया में, जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर इस घटनास्थल से मात्र 7.5 किलोमीटर दूर था। और इसके लिए मैं जितना तत्कालीन कांग्रेस सरकार चन्नी की सरकार को दोषी मानता हूं, उससे ज्यादा दोषी मैं केंद्र की इस ढुलमुल घुटना टेकने वाली सरकार को मानता हूं। ये इस केंद्र सरकार की ढुलमुल नीतियों का नतीजा है कि अराजक तत्वों, देशी अराजक तत्वों के सामने लोकतंत्र के नाम पे घुटना। एक बात बताइए, किसानों का एक गुट अलीगढ़ और मथुरा से चल के, नोएडा से चल के दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, वो भी तो किसान ही थे, बल्कि उनकी मांगे तो बहुत जायज थी। ये तो नाजायज मांगे लेके बैठे हैं ना पंजाब वाले, तो उनकी तो बड़ी जायज मांगे थी। उनका तो मुआवजे का मसला था। और नोएडा में जहाँ की जमीन सोने से भी महंगी है, वहां उनकी जमीनें औने पौने दामों पे जो पुराने समय में अधिग्रहित कर ली गई थी, उसको लेके उनकी कुछ डिमांड्स थी। वो किसान आए थे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तुरंत एक दिन के अंदर सारा मामला सेटल हुआ। 2 दिन में उनसे बातचीत करी गई, तीसरा दिन वो धरना समाप्त हो गया। पंजाब में आप अनर्गल मांगे लेके पिछले 1.25 साल से आप देश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि आपको पूरे कश्मीर और लेह लद्दाख को सामरिक दृष्टि से जोड़ने वाला जो एकमात्र राजमार्ग है, उस पे आप 1.25 साल से धरना देके बैठे और आपने राजमार्ग ब्लॉक करा, और केंद्र सरकार मूर्ख दर्शक बनी बैठी है। जी सर, आपने अभी जब उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला बताया, उसका उदाहरण दिया, और बिल्कुल सही बात है। उनमें से कुछ मांगे जेन्युइन थी, कुछ मांगे अनजेन्युइन थी। नौकरी तक की मांग कर रहे थे कि जिसकी जमीन ली जाए उसको सरकारी नौकरी दी जाए। और आपने कहा कि उन्होंने, राज्य सरकार ने इनिशिएट किया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इनिशिएट किया, बातचीत हुई, धरना खत्म हो गया। पंजाब की जमीन पर ही ये सारा कुछ आंदोलन चल रहा है। रही बात 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा आंदोलन, जब था वो कृषि कानून खत्म हो गए, यानी सेंट्रल से, केंद्र सरकार से रिश्ता खत्म हो गया। तो पंजाब में खनौरी बॉर्डर हो चाहे संगू बॉर्डर हो, वहां पर जो कुछ भी चल रहा है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है सर। भगवंत मान की सरकार से का मैटर है सर। यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रहा किसानों का आंदोलन उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म करा दिया, और वहां पंजाब में चल रहा किसान, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है खत्म कराना। ये 2 अलग अलग फिल्टर कैसे हैं सर? जरा इसको मैं समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे, ये सहज प्रश्न है। सर, इस देश में तो फिर 28 राज्य है, तो केंद्र सरकार की जरूरत है क्या? हर मैटर तो राज्य सरकारें अपना अपना सलट लेंगी। इसका मतलब पंजाब में अराजकता हो गई, पंजाब में जंगल राज हो गया, केंद्र सरकार का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो वो जानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, लेकिन टेक्निकल चीजों को टेक्निकल तौर पे ही देखने जाने की जरूरत है। आपने चूंकि उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, और बिल्कुल आज राकेश टिकैत की हिम्मत नहीं है, वो महाकुंभ जाके नहा रहे हैं, बिल्कुल सीधे हो गए, लकड़ी की तरह बिल्कुल सीधे हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि जब केंद्र का विषय था 3 कृषि कानून जो वापस ले लिया गया, तो पंजाब में उसके बाद ये चल रहा तमाशा राज्य सरकार का विषय है। ये धरना प्रदर्शन चंडीगढ़ में होना चाहिए। भगवंत मान इसको एड्रेस करेंगे या केंद्र सरकार इसको एड्रेस करेंगे? मैं यही समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मामला राज्य सरकार का मामला है, और पंजाब का कोई मामला वो सीधे सीधे यूएन का मामला क्यों हो जाता है? प्रधानमंत्री के से नीचे बात नहीं होती है। ये टेक्निकल चीजें तो साफ करनी पड़ेंगी सर ना, नहीं तो फिर आधार ही गलत हो जाएगा बातचीत का। सर, लॉ एंड ऑर्डर और कृषि बेशक दोनों राज्य के विषय हैं, और हमारे जो देश में गवर्नेंस का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हम राज्यों की स्वायत्तता की बात मोदी जी स्वयं करते हैं, वो सारी बातें एकदम सही हैं। परंतु केंद्र बिल्कुल सब कुछ मूक दर्शक बना हाथ पे हाथ रखे बैठा नहीं रह सकता, जबकि सीमावर्ती एक राज्य में इस कदर अराजकता का माहौल हो, जब देश के प्रधानमंत्री की स्वयं की जान खतरे में पड़ जाए। एक गुंडों का एक समूह देश के प्रधानमंत्री
की जान लेने पे अगर उतारू हो जाता है और केंद्र सरकार ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये तो राज्य का विषय है, जी नहीं, ये केंद्र का विषय है। मोदी प्रधानमंत्री की सुरक्षा केंद्र का विषय है। यदि जम्मू कश्मीर को जाने वाला राजमार्ग कुछ गुंडों ने पिछले 1.5 साल से घेर रखा है, इसमें केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आप भगवंत मान के भरोसे देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। एक मिनट, कारगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की सेनाएं आके चोटी पे बैठ गई थी और उन्होंने कारगिल वाली सड़क पर आवागमन अवरुद्ध कर दिया था। किसका विषय था? आप तो कह देंगे राज्य सरकार का विषय था। सर देखिए, सर एक छोटी सी बात बड़े मैं पूर्ण तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। चीजों को बुनियादी तौर पर अगर गड्ढ-मड्ढ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सार्थक चीज विचार निकल के सामने आएगा। आप कारगिल से जोड़ रहे हैं। अब एक उदाहरण मैं पंजाब का ही देता हूं। जब केंद्र सरकार को यह लगा कि पंजाब एक बॉर्डर डिस्प्यूटेड स्टेट है, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है लेकिन वो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट है, बीएसएफ के काम करने का दायरा किलोमीटर्स में किसने बढ़ाया? केंद्र सरकार ने बढ़ाया। सिर्फ पंजाब में नहीं बढ़ाया, जितने बॉर्डर स्टेट हैं सब में बढ़ाया। कल को अगर स्ट्रेटजी के तहत कारगिल का रूट अगर खोलने की आवश्यकता होगी तो वो बिल्कुल खोला जाएगा। समस्या ये है कि हमारे देश में बहुतायत में ये विचार नहीं किया जाता कि आखिर ये समस्या एक्चुअल में सॉल्व कहां होनी है। मैं आज पूरे देश के सामने, दर्शकों के सामने ये प्रश्न रख रहा हूं, आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूं कि साहब ये बताइए, जब 3 कृषि कानून वापस हो चुके जो केंद्र के सब्जेक्ट थे, तो खनौरी बॉर्डर पर दल्लेवाल का चल रहा 50-55 दिन का ड्रामा, सिंधु बॉर्डर पर इन खालिस्तानियों और अराजकों का चल रहा ड्रामा, ये राज्य सरकार यानी भगवंत मान इसको क्यों नहीं हैंडल कर रहे? और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार, देखिए हम यहां बैठे ये कह दे केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही, बिल्कुल ये शिकायती लहजा केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही। क्या हमें आपको पता है कि केंद्र सरकार के ये विषय नहीं है, केंद्र सरकार के जुडिक्शन नहीं है और यहां ये अड़े हुए हैं। आप ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल के मामले में ये कहा, जब भी वो डल्लेवाल की मामले में सुनवाई कर रही है तो वो भगवंत मान से पूछ रही है, केंद्र सरकार से नहीं पूछ रही कि धरना क्यों नहीं खत्म हुआ, अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हुआ डल्लेवाल अब तक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जानती है कौन सा स्टेट सब्जेक्ट है, कौन सा सेंटर सब्जेक्ट है। सवाल ये उठता है कि क्या डल्लेवाल या संगू बॉर्डर पर बैठे लोगों की मांगे हैं वो केंद्र सरकार पूरा करेगी कि भगवंत मान की सरकार पूरा करेगी? ये राजनीति देश के सामने क्यों नहीं आ रही है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री के जीवन की रक्षा करना केंद्र की जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, ये बात अलग है, लेकिन यहां हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? अमृतपाल सिंह का गिरोह अराजकता का नंगा नाच कर रहा था, 1.5 साल करता रहा। अंत में एक दिन ऐसा बताया जाता है कि गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने भगवंत मान को दिल्ली बुलाया और पता नहीं कान में ऐसा कौन सा गुरु मंत्र फूंका कि वहां से वापस आते ही अमृतपाल सिंह जो है उसको दौड़ा दौड़ा के 1.5 महीना तक दौड़ाए, फिर पकड़ के जो है अब जो है एकदम जैसे कुत्ता गाड़ी, आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुत्ता गाड़ी आती है, आपने देखी है कैसे पकड़ते हैं सब? उनके पास एक बहुत बड़ा सीखचा होता है, वो कुत्ते के पेट कैसे मिला के 2 लोग मिल के उठा लेते और कुत्ता गाड़ी में पटक देते हैं। तो वैसे कुत्ता गाड़ी में पटक के डिब्रूगढ़ छोड़ के आए थे। एक मीटिंग हुई थी सिर्फ अमित शाह के साथ, भगवंत मान की एक मीटिंग, आज तक अंदर है। पहले एनएसए लगा, अब युवापा भी लग गया है, मैंने सुना है। सर ये जो गुंडे हैं ना, इनको उसी तरह कुत्ता गाड़ी में भर के डिब्रूगढ़ छोड़ के आने की जरूरत है। और अब आई थिंक समय आ गया है, बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा एक मिनट, यही खट्टर साहब थे, यही हरियाणा सरकार थी, ये सब आग मूतते हुए जाके सिंगू बॉर्डर तक चले गए।
यही खट्टर थे ना, यही हरियाणा पुलिस थी ना, और वही खट्टर थे, वही हरियाणा पुलिस थी। आज तक शंभू बॉर्डर के अंदर पैर नहीं रख पाए। क्यों सर, क्या हो गया? क्योंकि हाई कमान से, आका लोग के यहां से ऑर्डर था, आने दो जी हुजूर, खबरदार कोई घुसने न पाए जी हुजूर। वही खट्टर, वही हरियाणा पुलिस। तो सर यदि हरियाणा पुलिस को निर्देश दिया जा सकता है, खट्टर को निर्देश दिया जा सकता है, तो वही निर्देश उसी भाषा में भगवंत मान को क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरा सवाल ये। मान लिया सर, मान लिया सर, आपने जो उदाहरण दिए मैं उन्हीं उदाहरणों को आपके सामने रख रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा के आधार पर। क्योंकि दर्शकों के सामने हम ये आधे घंटे की बातचीत करेंगे तो कुछ तथ्य आने चाहिए, कुछ सम्यक विचार आना चाहिए। सर, आपने उदाहरण दिया कि कैसे अमृतपाल को जैसे ही कड़ाई करने की जरूरत हुई उठा के डिब्रूगढ़ में पटक के भेज दिया गया, ठीक। उसके सापेक्ष आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, उसके सापेक्ष आपने हरियाणा का मामला बताया। एक मिनट, जैसे ही कड़ाई करने की जरूरत हुई, मतलब 1.5 साल तक नंगा नाच लिया, 1.5 साल बाद उस पर अभी नहीं जा रहा है सर, उस पर नहीं जा रहा है। सुन तो लें सर, मैं जो सामने आपके तथ्य रखा हूं, आपने जो कहा वही मैं आपके सामने वापस कर रहा हूं। आपने कहा जैसे हुआ वैसे रख दिया गया। एक तरफ इस मामले को ले लीजिए, यानी पंजाब अमृतपाल और अमृतपाल की गिरफ्तारी, डिब्रूगढ़ चले जाना, तब वो एक गुंडा था और आज भी वो एक खालिस्तानी गुंडा है। दूसरे तब आ जाते हैं, आपने कहा कि खट्टर साहब जब तक नहीं बताए गए, जब तक नहीं बोला गया, जब तक उनको दिल्ली से फोन नहीं गया, तब तक होता रहा और जैसे गया वैसे चला गया। सर, यहां पर दो सरकारें, एक तरफ भगवंत मान की सरकार, दूसरी तरफ खट्टर साहब की सरकार। एक तरफ हरियाणा, दूसरी तरफ पंजाब। एक तरफ हरियाणा की जनता, दूसरी तरफ पंजाब की जनता। अब जरा स्थितियों में फर्क देखिए, ठीक है। खट्टर साहब ने अगर सिंधु बॉर्डर खनौरी क्रॉस नहीं करने दिया तो हरियाणा की जनता ने भी ऐसे अराजक लोगों का साथ नहीं दिया और हरियाणा की जनता ने उस कांग्रेस जो कि पोषित करती है उसकी नसबंदी कर दी। एक इसके ठीक सामने अब जरा पंजाब का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। अमृतपाल सिंह को भारी बहुमत से जिता के पंजाब के मतदाता ने सांसद बना दिया, जिसको आप गुंडा कह रहे हैं। सरबजीत सिंह खालसा को जिता के संसद भेज दिया, जिसे आप गुंडा कह रहे हैं। तीसरा खालिस्तानी गुंडा आपके हिसाब से जीतते जीतते बच गया। ये होता है सर सरकार और समुदाय का सामना, और सरकार लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के हिसाब से चलती है। सर अवनीश भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जो जनता इन गुंडों को सर पे बिठाती है वो इसी की पात्र है। पर सर बात यह है कि पंजाब की इस गलती का, पंजाब की जनता की इस गलती का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है ना सर। एक बात बताइए, उस दिन मोदी जी को कुछ हो जाता, क्यों उस दिन मोदी जी को भगवान न करे कुछ हो जाता, तो मतलब इस देश का, इस राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने ये बातचीत शुरू करने से पहले ही ये कहा कि क्या प्रधानमंत्री इतने मजबूर हैं? क्या हम केंद्र और राज्य के विषयों के बीच में उलझ के अपने एक करोड़ों हिंदुस्तानियों के निर्वाचित प्रधानमंत्री के जीवन को इस तरह से खतरे में देखेंगे? अवनीश भाई, वो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला नहीं है, वहां देश की सुरक्षा खतरे में थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो एक व्यक्ति की सुरक्षा की बात ही नहीं है। और ऐसे में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट अ पर्सन, इट इज एन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। और इसीलिए कभी जब भावना में आके प्रबुद्ध जनता ये कहती है कि बर्खास्त करो सरकार, लगाओ 356, तो ये बात ऐसे ही नहीं कहती है, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार सत्ता पर पहुंचाने वाले एक एक भारतीय को उनसे प्रेम है। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी एक संस्था है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वह देश हैं, वह देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र का मुखिया है प्रधानमंत्री। इसलिए नरेंद्र मोदी का जीवन एक व्यक्ति का जीवन हो सकता है सर, निश्चित रूप से। सर ये बताएं,
क्या आपको कुछ उम्मीद है? क्योंकि एक उदाहरण हमने ऐसे मामले में, मैं उत्तर प्रदेश का आपको रखता हूं। अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार थी सर, और अखिलेश यादव ने आतंकवादियों को, मुस्लिम इस्लामिक आतंकवादियों को जेल से रिहा करने का पूरा प्लान बना लिया था, रिहा करने जा रहे थे। वो तो भला हो कोर्ट का कि कोर्ट उसमें उतर आई और अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर पाए। आज नॉन अवेलेबल वारंट है, कल को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, अदालत में पेश करना पड़ेगा, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। लेकिन भगवंत मान सरकार की क्या रीढ़ की हड्डी में इतना दम बचा है, इतना पुरुषत्व बचा है कि जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर अराजकता कर रहे लोग, जो ये गुंडे हैं, उनको केंद्र सरकार की तरफ हाँक के और चुपचाप नपुंसक की तरफ पड़े हुए हैं। क्या ये ऐसा कल को नहीं करेंगे? खालिस्तानी अब वहां पार्टी बना के बैठे हुए हैं, कल को ये दबाव नहीं आएगा कि इन 25 लोगों को छोड़ो? आपको क्या उम्मीद है इसमें कुछ हासिल होगा? आपने रूटीन कह दिया, वो तो सही ही है, लेकिन ये बॉल तो अब सीधे सीधे भगवंत मान के पाले में पड़ी हुई है। सर बिल्कुल, ये इस पे लीपापोती ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और विभिन्न संगठनों ने ऑलरेडी ये मांग उठानी शुरू कर दिया है और इसको जो है वो किसानों पे अत्याचार के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है और इस पे जाति दलगत राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पर मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी कतई उम्मीद नहीं है, पहली बात, कि भगवंत मान सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन लेगी, पहली बात। दूसरी बात है, ये भी जो एक्शन हुआ है, मुझे इसमें कतई भरोसा नहीं है कि इस पे पीएमओ का या गृह मंत्रालय का या कहीं से केंद्र सरकार का कोई भी प्रोएक्टिव होना है। ये तो रूटीन कार्रवाई है और ये रूटीन में ही चली जाएगी। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ दिनों के लिए संभव है कि उनकी गिरफ्तारी हो भी जाए, परंतु हमारे देश में जुडिशरी का जो ये एक रवैया है ना कि बेल जो है वो जरूरी है, जेल तो अपवाद, बेल राइट है। बेल राइट है। तो सर एक बात बताइए ना, अभी पीछे एक दो घटनाएं ऐसी हुई तो उसमें लोगों ने कहा कि इतने संगीन अपराध, हजार करोड़ के घोटाले के बाद भी 2-4 महीना जेल में रह के अरविंद केजरीवाल जैसे लोग या बड़े अपराधी, आदतन अपराधी लोग 4 महीना जेल में रह के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद सालों सालों मुकदमे चलते रहते हैं। तो हमारी जुडिशरी से डरता कौन है, आप बताइए ना। और जुडिशरी ने तो जब नियम बना रखा है कि ठीक है बेल दे देगी, बेल करा के लोग आ जाएंगे। सर आपने तो अभी आरोपियों की बात बताई ना, अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। यहां इस जुडिशरी पर सवाल उठाता है एक सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव, जो सजा याफ्ता है, आरोपी नहीं है सर, वो सजा याफ्ता है, उसको सजा हो चुकी है और वो बाहर घूम रहा है मेडिकल ग्राउंड पे, इसी जुडिशरी के आदेश से बाहर घूम रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामले जब जब देश के सामने आते हैं तो जुडिशरी पर भी सवाल उठता है, सरकार पर भी सवाल उठता है, राज्य सरकार पर भी सवाल उठेगा, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठेगा, जुडिशरी पर, एजेंसियों पर सबसे पर सवाल उठेगा। लेकिन उसी के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम, जो कि आज इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उस पर भी सवाल उठेगा कि जब कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाली और हम भारतीयों की मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इन्हीं अलगाववादी खालिस्तानी तत्वों ने की थी, और जब ये मोदी के सामने, मोदी एरा में नारे लगाते हैं कि इंदिरा नु मारा था, मोदी नु भी मारेंगे, ऐसे में प्रधानमंत्री के जान की सुरक्षा, जब इस तरह का मामला कोई आता है तो प्रधानमंत्री के सामने कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम इस तरीके से उपहास उड़ाते हैं। ये भी उन्हें आईना देखना चाहिए कि बाबा जी ने जैसा कहा दर्शकों कि नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हैं तो वो एक संस्था है, हम भारतीयों के लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखते हैं इसमें कब राजनीति आती है, और आपने तो कही दिया कि राजनीति आई गई सर, राजनीति तो हमेशा आएगी, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनको राजनीति से ऊपर देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब देश का माहौल 2014 के बाद जिस तरीके से विपक्ष व्यवहार करता है, कहीं भी राजनीति बाकी रहेगी। बाबा जी आपने हमें समय दिया इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ विचार के लिए ये विषय आपके सामने, हमें और बाबा जी दोनों को आके दीजिए। नमस्कार।